हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने ऑलरेडी लेक्चर 2 खत्म कर लिए हैं। आज हम थर्ड लेक्चर से शुरू करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं क्या है लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एटॉमिक मॉडल्स को स्टडी किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। ओके, यस, सो डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। क्या डेवलपमेंट थी जिसने बोहर मॉडल ऑफ एटम को राइज किया? इस टॉपिक से शुरू करने वाले हैं, यानी कि 2.3 नंबर टॉपिक से हम शुरू करेंगे और फर्दर इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो यस स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर पे चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और जस्ट वीडियो के नीचे आपको तरीका आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपने सब्सक्राइब कैसे करना है। मेरी वीडियो के नीचे आपको मेरी पिक्चर दिख रही होगी, उसके साथ लिखा होगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है, ये नोटिफिकेशन यानी कि डल चुकी है, ये आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, हमारे आज के लेक्चर की तरफ। देखिए, जैसे कि ये है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, तो आपने अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में खोलनी है। नहीं है तो डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीका भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जहां वीडियो चल रही है जस्ट उसके नीचे देखिए, आपको ये दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, आप इस पे क्लिक कीजिएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप इसका चाहे मतलब प्रिंट आउट निकलवाइए, जो आपको कंफर्टेबल मेथड लगता है। ठीक है, अब देखिए टॉपिक है डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, 1 सेकेंड डियर स्टूडेंट्स। ओके, हिस्टोरिकली मतलब यहाँ पहले टाइम की बात करते हैं। रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द स्टडीज, जो रिजल्ट हमने स्टडी के टाइम पे, किसकी स्टडी, जब हमने रेडिएशंस और मैटर की स्टडी करी। देखिए, रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द स्टडीज ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ रेडिएशन विद मैटर, जब जो रेडिएशन एमिट होती हैं उसकी हमने क्या करी, इंटरैक्शन मैटर के साथ। ठीक है, मैटर क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास है और जिसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो मैटर की इंटरेक्शन रेडिएशन के साथ, इनकी जब हमने स्टडी करी तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिला उसने हमें इंफॉर्मेशन दी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। उससे हमें एटम और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। किससे पता चला हमें, जब क्या हुआ, इंटरेक्शन देखी गई मैटर की और किसकी इंटरेक्शन देखी गई डियर स्टूडेंट, रेडिएशंस की। ठीक है, आगे देखिए, इस लाइन को मैं दोबारा आप सबके लिए एक बार रीड करती हूँ, आपको फिर से क्लियर होगा। हिस्टोरिकली रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द स्टडीज ऑफ इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, जब इंटरैक्शन किसकी, रेडिएशंस की और मैटर की देखी गई, उस टाइम पर हमें ये मिला, इट प्रोवाइडेड इमेंस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। उसने हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी एटम के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में, है ना। देखो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, जब दो एटम कंबाइन करते हैं, तो हमें इनकी इंफॉर्मेशन भी, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, वो कब पता चला, तब मैटर एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसकी इंटरेक्शन हमने रेडिएशन के साथ देखी, तो हमें एटम और मॉलिक्यूल का पता चला। आगे देखिए, नील बोहर यूटिलाइज्ड दीज रिजल्ट्स टू इंप्रूव अपॉन द मॉडल प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था, जो ऊपर आपको दिखाया है ना। उसमें क्या होता था, अल्फा जो अल्फा वाला हमारा था, सॉरी, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, आपको फिर याद आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ये देखिए, ये है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सोर्स अल्फा पार्टिकल का जब एक लेड प्लेट को हिट करके जाता है, एक गोल्ड फॉइल पे वो हिट करेगा, तो कई तो हमारी रेज हैं अल्फा रेज, वो स्ट्रेट ट्रैवल करेंगी, कुछ क्या है स्मॉल एंगल से बेंड हो जाएंगी और कुछ क्या है डियर स्टूडेंट्स वापस आ जाएंगी। ये था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। तो वो ये हमें क्या यहाँ पर बोलता है, ये देखिए, हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए, नील बोहर ने अब क्या किया, ऑब्वियसली बोहर मॉडल ऑफ एटम है,
नील बोहर ने क्या किया, ये रिजल्ट्स जो अभी इसको मतलब ऊपर से मिले, जो रेडिएशन और मैटर, ये देखो रेडिएशन और मैटर के इंटरेक्शन से मिले, इसने उस रिजल्ट को यूज किया और जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था ना, उसके अंदर उसको क्या किया, इंप्रूव करने की कोशिश करी। मैं लाइन दोबारा रीड करती हूँ, आइए देखिए। नील बोहर यूटिलाइज दीज रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स इनकी इंटरेक्शन से मिली, रेडिएशन और मैटर की इंटरेक्शन से जो रिजल्ट्स मिले, नील बोहर ने इनको यूटिलाइज किया टू इंप्रूव अपॉन द मॉडल प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड। जो मॉडल रदरफोर्ड ने दिया, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया, उसको इंप्रूव करने के लिए इसने इन रिजल्ट्स का उपयोग किया, इन रिजल्ट्स का यूज किया। Two developments played a major role in the formulation of Bohr's model of atom. अब दो डेवलपमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बोहर मॉडल ऑफ एटम के लिए। वो क्या थी, वो क्या दो डेवलपमेंट थी, आइए देखते हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट थी ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखो मैंने आपको बोला भी क्या हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या मैं कहूँ जब रेडिएशन की इंटरेक्शन मैटर के साथ देखी गई, तो उस रिजल्ट को उसने किसमें उपयोग किया, रदरफोर्ड में यूज किया, रदरफोर्ड वाले मॉडल में, और वहां से हमें दो क्या मिल गए, दो हमें डेवलपमेंट मिल गए। तो यहाँ इन डेवलपमेंट में पहली डेवलपमेंट ये थी भी ड्यूअल कैरेक्टर हमें पता चला। ड्यूअल मतलब दो, ड्यूअल मतलब दो कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर, ड्यूअल नेचर मतलब दो नेचर हमें पता चले किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, जिसमें इलेक्ट्रिक बिहेवियर भी है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी है। ठीक है, ऐसे रेडिएशंस के व्हिच मींस दैट रेडिएशंस पोजेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। देखो ये पता चला भी जो रेडिएशंस होती हैं उनमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, मतलब उसमें ड्यूअल कैरेक्टर है। पहली डेवलपमेंट बोहर मॉडल ऑफ एटम से क्या पता चली भी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो कैसा नेचर प्रोसेस करता है, और ड्यूअल नेचर प्रोसेस करता है, मतलब उसके पास एक वेव लाइक नेचर भी होगा, वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी होंगी, जो एक वेव की प्रॉपर्टी होती है, जो एक वेव की प्रॉपर्टी होती है उसके पास वो प्रॉपर्टी भी होगी। ये वेव है, एक वेव की प्रॉपर्टी होगी और एक पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी वो पोजेस करेगा। तो रेडिएशन की ये दो ड्यूअल नेचर के बारे में पता चला। सेकेंड उसने एक मैं कह सकती हूँ भी डेवलपमेंट उसको पता चली, वो ये भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी पता चला। देखिए लाइन क्या थी, टू डेवलपमेंट्स प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर मॉडल। अब इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों डेवलपमेंट की हेल्प से बोहर मॉडल ऑफ एटम की डेवलपमेंट हुई। एक तो ड्यूअल कैरेक्टर से, दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पता चला। तो इन दोनों ने क्या किया, फॉर्मुलेट किया। First we will discuss about the dual nature of electromagnetic radiation. अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, ड्यूअल नेचर देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा विल बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 2.4। इसके बाद पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर देखेंगे, जो कि फर्स्ट हमारी डेवलपमेंट है। सेकंड डेवलपमेंट है भी हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा का पता चला, हम फिर उसको स्टडी करेंगे सेक्शन 2.4 में। तो 2.3 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। फटाफट से, मैंने आपको पहले भी बोला, जो मैं पैराग्राफ कवर करती जाऊंगी डियर स्टूडेंट्स, आपका काम होना चाहिए उसको झटपट से, जब मैं आपको कह रही हूँ अभी से रीड करो तो रीड करो, अभी पढ़ा के हटी हूँ, फटाफट से रीड करोगे समझ आ जाएगी। एक क्विक रिविजन मैं भी देती हूँ फिर आप करेंगे। देखो पहली क्विक रिवीजन ये है भी क्या डेवलपमेंट थी कि बोहर मॉडल ऑफ एटम राइज हुआ। वो कहता है भी जब हम प्रीवियस रिजल्ट्स पे जाते हैं, जो हमने ऑब्जर्व करे, कब ऑब्जर्व करे, जब जो इंटरेक्शन है रेडिएशन की हमने मैटर के साथ देखी, उस टाइम पर एटम और मॉलिक्यूल की डिस्कवरी करी। उसकी हेल्प से हमने देखा भी नील बोहर आया और उसने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अंदर इन्हीं रिजल्ट्स की हेल्प से कुछ चेंजेस किए और उसने दो डेवलपमेंट वहां पे लीड हुई, जिससे बोहर मॉडल ऑफ एटम फर्दर बना। पहली डेवलपमेंट ये थी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है उनकी ड्यूअल नेचर होता है, एक होता है वेव लाइक नेचर, एक होता है पार्टिकल लाइक नेचर। और सेकंड डेवलपमेंट ये आई भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी पता चला। तो ये दो चीजें जो है वो बोहर मॉडल ऑफ एटम को लीड करती हैं। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये स्टूडेंट्स होपफुली आपने रीडिंग कर ली होगी। अब आता है हमारा सबसे पहला टॉपिक, जहां से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर स्टडी करेंगे। सो 2.3.1 टॉपिक आप देख सकते हो। हम सबसे पहले देखने लगे हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, मतलब दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। पहला है वेव नेचर। इन द मिड 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का मिड चल रहा था, उस टाइम पर फिजिक्स, जो फिजिक्स मतलब स्टडी करते हैं उनकी बात करें, जैसे साइंटिस्ट होते हैं जो साइंस को स्टडी करते हैं, उसी तरह से फिजिक्स जो है एक्टिवली स्टडीड एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हीटेड ऑब्जेक्ट। उन्होंने क्या स्टडी कर रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे
एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब करना क्या होता है, और एमिशन, एमिट करना क्या होता है, ठीक है। बाय हीटेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स को हीट करते थे तो उसकी हेल्प से वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस समझ रहे थे और एमिशन का प्रोसेस समझ रहे थे। दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस, उन्हें वो थर्मल रेडिएशंस कहते हैं जो हीट से इन्वॉल्व होती हैं। तो रेडिएशंस हीट से इन्वॉल्व होती है, उन रेडिएशंस को थर्मल रेडिएशंस कहा जाता है। आगे देखिए, दे ट्राई टू फाइंड आउट ऑफ व्हाट द थर्मल रेडिएशन इज मेड। अब उनका क्वेश्चन, जब वो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, जब आप किसी चीज की स्टडी कर रहे हो तो आप क्यूरियस होते हो, अच्छा ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो उनको भी क्या हुआ, क्यूरियोसिटी में उन्होंने सोचा भी ये थर्मल रेडिएशन कैसे बनी होंगी। It is now a well-known fact that thermal radiation consists of electromagnetic wave of various frequencies or wavelength। अब ये बहुत ही जाना माना फैक्ट है, ठीक है। क्या है भी, जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं कैसे बनी होती है, वो बनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है या फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से क्या होती है, थर्मल रेडिएशंस बनती हैं। आगे देखिए, इट इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट, ये बहुत ज्यादा मॉडर्न कंसेप्ट पे भी बेस्ड है, which were known in the mid 19th century, जो mid 19th century में मतलब पता लगने लग गई थी। फर्स्ट एक्टिव स्टडी ऑफ थर्मल रेडिएशन, जो सबसे पहली एक्टिव जो स्टडी है थर्मल रेडिएशन की, रेडिएशन लॉज अकर इन द 1850 के टाइम पे ये अकर हुई थी, राइट, ठीक है। एंड द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड एमिशन ऑफ सच वेव्स बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। वो कहते हैं भी जो इसकी एक्टिव स्टडी है किसकी, थर्मल रेडिएशन की, ये 1850 से शुरू हुई, और जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और इन वेव्स के एमिशन की, जो चार्ज पार्टिकल्स है, ये कब डेवलप हुई, वाज डेवलप्ड इन द अर्ली 1870 बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इसको डिस्कवर किया, which were experimentally confirmed later by Hertz, जो हर्ट्ज, हेनरिच हर्ट्ज थे, इन्होंने कंफर्म किया। Here we will learn some facts about electromagnetic radiations। अब हम टॉपिक करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेसिकली होती क्या है, देखिए। James Maxwell was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic field on the microscopic level। अब जेम्स मैक्सवेल एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया, सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी, जो चार्ज बॉडीज होती है जिन पे कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, उनकी इंटरेक्शन किसके साथ, जब उन पे इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है या उन पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है, तो जो बिहेवियर ऑब्जर्व होता है, उन्होंने इसकी मतलब उसको एक्सप्लेन किया था भी कैसा बिहेवियर ऑब्जर्व होता है। देखो, जेम्स मैक्सवेल वाज द फर्स्ट टू गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन, इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन हमें दी अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडीज, भी जो इंटरेक्शन चार्ज बॉडीज के बीच में देखी जाती है, एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कैसी हमें मतलब कैसी इंटरेक्शन देखने को मिलती है, तो वो भी बताया। देखो, माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है बहुत ही स्मॉल लेवल पर, जब हम मतलब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, ऐसे। मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है जो बड़ा लेवल होता है, ठीक है, जो बड़े पार्टिकल्स की जिसमें बात करते हैं। He suggested that when electrical charge particles move under acceleration, ये कहते हैं जब इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसपे कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, वो मूव कर रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। उस टाइम पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है और ट्रांसमिट की जाती है। ये जो फील्ड्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रांसमिट की जाती है, इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। ओके, लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। लाइट क्या है, जो बेसिकली एक रेडिएशन की फॉर्म है, नॉन फ्रॉम द अर्ली डेज, जो बहुत पहले टाइम से हमें पता है भी रेडिएशन की फॉर्म ही है, लाइट भी एक तरह की रेडिएशन ही है। एंड स्पेकुलेशन अबाउट इट्स नेचर डेट्स बैक टू रिमोट एशियन टाइम्स। मतलब लाइट एक हम कह सकते हैं रेडिएशन की फॉर्म है, तो इसके नेचर के बारे में बहुत पहले टाइम से ही हमें पता आ रहा है। इन अर्ली डेज, पहले के टाइम पर, लाइट वॉज सपोज टू बी मेड ऑफ पार्टिकल्स। लाइट किसकी बनी होती थी, लाइट पार्टिकल्स की बनी होती थी, जिसे कॉर्पस्कल्स कहा जाता है, तो लाइट उसकी बनी होती थी। मतलब ये सपोज किया जाता है भी लाइट इसकी बनी हुई है। It was only in 19th century when wave nature of light was established। ये 19th century की ही बात है जब wave nature light का establish हुआ था। Maxwell was again the first one to reveal that light waves are associated with oscillating electric and magnetic character। Maxwell ही एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया भी लाइट वेव्स जो हैं वो किससे एसोसिएटेड है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप ये देखिए,
डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये आपकी वाई एक्सिस है ऐसे आगे की तरफ, और जेड एक्सिस आपकी ये, मतलब ये एक्स एक्सिस है, समझ पा रहे हो, ये आपकी क्या है, जेड एक्सिस है, और वाई एक्सिस ऐसे आगे की तरफ है। दोबारा दिखाती हूँ, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस कैसे हो जाएगी, वाई एक्सिस ऐसे आगे की तरफ और जेड एक्सिस कैसे ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब जिस तरफ से वो ट्रैवल कर रहे हैं उसके भी परपेंडिकुलर है, और एक दूसरे के भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। आगे देखिए, ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी हुई जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में जो ये वेव मोशन होता है। वी विल कंसीडर हियर ओनली अ फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज, हम कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या कहता है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया ना, अभी अगर एक ऐसी है तो एक ऐसी है, मतलब एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, एंड जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर होगी। तो आप इस फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखिए, यहां मैंने क्या लिखा है, देखिए, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है जो चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस हो रही है, वो एक दूसरे की क्या होगी, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। भी अगर वेव ऐसे चल रही है तो वो उसके भी परपेंडिकुलर होगी और एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होगी। आगे देखिए, सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन इन 2.6, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, अनलाइक साउंड वेव्स या वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर। साउंड वेव्स की बात करें, या ऐसी वेव्स जो वाटर में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हो, मान लो आपने कोई पत्थर फेंका तो पानी में वेव जनरेट होती है ना, कुछ इस प्रकार। मैं वेव की बात कर रही हूँ, नॉर्मल वेव की बात कर रही हूँ, आप सोचो, इमेजिन करो। या फिर unlike sound waves or waves produced in water, electromagnetic waves do not require medium. Electromagnetic waves को medium की जरूरत नहीं होती, and can move in vacuum, और even वो vacuum में भी move कर सकते हैं। So it is a very very important and necessary property जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो हम ये electromagnetic waves की property स्टडी कर रहे हैं। भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि एक चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है भी वो उसे मीडियम की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम, और वैक्यूम में भी मूव कर सकती है। आगे देखिए, इट इज नाउ वेल एस्टैब्लिश दैट, ये अब बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया गया है, दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब ये हमें प्रूव हो चुका है भी बहुत तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ, जो एक दूसरे से वेवलेंथ में फर्क करती हैं। मतलब बहुत ज्यादा टाइप की हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फर्क कहाँ आता है, सिर्फ इनकी वेवलेंथ में, किसी की वेवलेंथ ज्यादा है तो किसी की वेवलेंथ कम है, ठीक है। आगे देखिए, These constitute what is electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum क्या होता है, collection of electromagnetic waves होता है with different wavelength and frequency, जिनकी wavelength अलग होती है, जिनकी frequency अलग होती है, लेकिन बहुत सारी electromagnetic waves है। अगर उन्हें assemble कर दे तो वो एक electromagnetic spectrum बना देगा। तो electromagnetic spectrum comprise करता है सारी electromagnetic waves की। आगे देखिए, different regions of these spectrum are identified by different names. मतलब अब इनके डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट नेम से बताया गया है। 2.7 फिगर वो कह रहा है, आप पहले देख सकते हो, ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये है स्पेक्ट्रम, ये है स्पेक्ट्रम। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स, आपको देखने को मिल रहा है नीचे है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ का ऑर्डर है नीचे, और ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर दे रखा है। नीचे वेवलेंथ का दे रखा है, ऊपर फ्रीक्वेंसी का दे रखा है। तो आप यहाँ पर देखोगे, एक होती है गामा रेस, एक होती है एक्स रेस, एक होती है यूवी रेस। ये विजिबल रेज है जो कि फर्दर ऐसे स्प्लिट है, देखो ये विजिबल वाली रेज है जो कि फर्दर क्या है, स्प्लिट है। फिर है इंफ्रारेड, फिर है माइक्रोवेव रेस, फिर एफएम,
रेडियो वेव्स जो होती हैं, फिर है लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये क्या एक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंप्राइज करता है इन सारी की। एक और चीज आपको बोल दूंगी, आई गेस थोड़ा सा जो मेरे को मतलब मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ तो इस टाइम पे आपको कलर में हल्का सा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो ये वाली है इसके अंदर आपको विबग्योर कलर बेसिकली दिखना चाहिए, वॉयलेट, ठीक है, ऐसे वॉयलेट, इंडिगो, ऑरेंज, इस प्रकार से। तो वो जो कि है नहीं दिख रहा है आपको, आई गेस कोई ब्लैक कलर दिख रहा है तो वो ग्रीन है, ऐसे है। तो जो हमारा जो विबग्योर कलर होता है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कलर की वजह से आप टेंशन मत लीजिएगा, भी आपको तो कुछ और कलर दिख रहा है। आगे देखिए, मैंने क्या बोला, डिफरेंट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स। डिफरेंट रीजन को हमने डिफरेंट नेम दिया, अभी आपने देखा। सम एग्जांपल आर रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन अराउंड 10 की पावर 6 हर्ट्ज। एक हमने नेम दिया रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, जो कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर हमने रीजन देखा माइक्रोवेव रीजन, जो कि अबाउट 10 की पावर 10 हर्ट्ज यूज होता है और रडार के लिए यूज किया जाता है। फिर एक है इंफ्रारेड रीजन, ठीक है, जो कि 10 की पावर 13 हर्ट्ज है और वो हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर है अल्ट्रावायलेट रीजन, जो अबाउट 10 की पावर 16 हर्ट्ज है और सन की रेडिएशन का कंपोनेंट है। आगे देखिए, द स्मॉल पोर्शन अराउंड 10 की पावर 15 हर्ट्ज है, फिर जो कि क्या है, विजिबल लाइट वाला रीजन है। इट इज द ओनली पार्ट दैट इज, जो हम हमारी आई से देख सकते हैं। ये सिर्फ इकलौता ऐसा पार्ट है जो विजिबल है, बाकी सारे रीजन हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारों को देखने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है। सो स्पेशल, 1 सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, सो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द नॉन विजिबल रेडिएशन। विजिबल रीजन वाली ही हम सिर्फ देख सकते हैं, बाकी नहीं देख सकते। बाकियों को देखने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी। तो डायग्राम से इनको भी रीड आउट कर सकते हो, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिफरेंट यूनिट्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज रेडिएशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टी नेमली एज फ्रीक्वेंसी। हम इसे फ्रीक्वेंसी की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इसे वेवलेंथ की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे देखिए, द एसआई यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। आगे देखिए, After 100 Hz, it is defined as, अब हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखिए, it is defined as number of waves that pass from a given point in 1 second। मान लीजिए अब कितनी वेव्स इस पॉइंट से मतलब इस पॉइंट से पास करेंगी, कितनी वेव्स इस पॉइंट से पास करेंगी 1 सेकंड के अंदर, वो क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी होगी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो फ्रीक्वेंसी को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए, wavelength should have units of length, as you know that wavelength की ना लेंथ की तरह यूनिट होने चाहिए। जैसे हमें पता है लेंथ की यूनिट होती है मीटर, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। उसी प्रकार से since electromagnetic radiation consists of different kinds of waves of much smaller wavelength, smaller units are used। वो कहता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं उसके अंदर स्मॉलर वेवलेंथ भी होती है, तो स्मॉलर यूनिट यूज किए जाते हैं। जो फिगर 2.7 है वो वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखा रहा है। नीचे मैंने आपको दिखाया था वेवलेंथ और ऊपर फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। तो आप किसी भी तरह से उसको डिफाइन कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख के भी बता सकते हो, वेवलेंथ की वैल्यू लिख के भी बता सकते हो। इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैक्यूम के अंदर जितनी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ को छोड़कर, ट्रैवल एट द सेम स्पीड, मतलब वैक्यूम के अंदर वेवलेंथ को छोड़कर मैं मतलब ये बोलूं जितनी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो सेम स्पीड पर ट्रैवल करती है, 3 × 10 की पावर 8। ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3 × 10 की पावर 8 है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वैक्यूम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वो वेवलेंथ को छोड़ के सेम स्पीड पे ट्रैवल करेंगी। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10 की पावर 8। ये आपको बहुत क्वेश्चंस में भी यूज होगा, ठीक है। एंड इज गिवन बाय सिंबल c, और स्पीड ऑफ लाइट को इसको 3 × 10 की पावर 8 को हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन क्या, c इज इक्वल्स टू, 1 सेकेंड, ये देखिए हम क्या कर सकते हैं, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये v क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट मतलब लैम्डा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट से जब आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दोगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो एक रिलेशन है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ लाइट के बीच में। आगे देखिए, आगे क्या आता है,
द अदर कॉमनली यूज्ड क्वांटिटी स्पेशली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक और क्वांटिटी बहुत यूज की जाती है जिसे हम बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर हम बार लगाते हैं, जब वी के ऊपर हम बार लगा देंगे वो वेव नंबर होता है। वेव नंबर कैसे निकाला जाता है, देखिए इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ, कितनी वेव लेंथ प्रेजेंट है पर यूनिट लेंथ, ये होता है। इट्स यूनिट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, जो इसके यूनिट होते हैं वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होते हैं, और इसे 1/λ भी लिखते हैं, 1/λ भी लिखते हैं। However, the most common unit is, इसकी जो मोस्ट कॉमन यूनिट है वो है सेंटीमीटर इनवर्स, वैसे जो है मीटर इनवर्स इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम 2.3 पे, लेकिन उससे पहले आपको मैंने अभी तक जितना पढ़ा है उसको फटाफट से वीडियो को पॉज करके रीड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम 2.3। देखिए क्या प्रॉब्लम है। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का, ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज, ठीक है, किलो हर्ट्ज उसने हमें इतना दे दिया, अभी इतनी फ्रीक्वेंसी पर उनकी ब्रॉडकास्टिंग होती है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। Which part of the electromagnetic spectrum does it belongs to, ये किस पार्ट को बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द वेवलेंथ, वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी के। कैसे, अभी आपको बताया था मैंने फॉर्मूला, ऊपर अभी देखा था, C इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। दिखाऊं कहां पे था, आइए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, आइए आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ। फॉर्मूला कहाँ है, अभी हमने किया था, हाँ जी ये देखिए, ये आपको फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, C इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू हमारी वेवलेंथ। तो यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला यूज किया है। मैं दूसरे कलर का पेन ले लेती हूँ, राइट। सो यहाँ हमने क्या किया, हाँ जी, यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ से मैंने वेवलेंथ का एक फॉर्मूला निकाल लिया, क्या हो जाएगा, C बाय फ्रीक्वेंसी, यानी स्पीड ऑफ लाइट बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना होता है वो 3 × 10⁸, ऊपर अभी बताया ही था, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमें उसने दे रखी है, कितनी दी है, 1368 किलो हर्ट्ज दी है। हमने क्या किया, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसको जब सॉल्व किया इस पूरे को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अब देखिए किलो हर्ट्ज को हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1368 × 10⁻³ पर सेकेंड। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हमारी वेवलेंथ आ जाएगी वो आएगी डिवाइड करने के बाद 219.3 मीटर। तो ये कहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रेडियो वेव वेवलेंथ की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 219.3 मीटर इसका आंसर है। तो आपको जो ऊपर एक मतलब स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने स्पेक्ट्रम वाला, उसमें आपको वैल्यूज दे रखी है, तो उसमें आपने चेक करना है भाई ये वैल्यू किस में लाई कर रही है, तो ये रेडियो वेव वेवलेंथ में लाई कर रही है। अब आता है 2.4 हमारी प्रॉब्लम, देखिए क्या है। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, जो विजिबल स्पेक्ट्रम हमारा होता है विबग्योर, उसकी वेवलेंथ रेंज जो है वो वॉयलेट से शुरू होता है, जो कि 400 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ की है लेंथ, टू रेड जो कि 750 नैनोमीटर, यानी कि 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में हमारी विजिबल रीजन होता है। एक्सप्रेस करो दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में यानी कि हर्ट्ज की टर्म में एक्सप्रेस करो। आपको पता है C इज इक्वल्स टू V इंटू लैम्डा होता है, आपको पता है उसने आपको लैम्डा दे दिया है, वो कहता है V की टर्म्स में एक्सप्रेस करो, तो बहुत नहीं सॉरी हाँ जी, उसने आपको जो वेवलेंथ दी है ना, वो आपको उसने कितने दी है, नैनोमीटर में दी है, ये चीज हमेशा याद रखना। उसने आपको ये वेवलेंथ नैनोमीटर में दी है, वो आपको बोलता है उसको फ्रीक्वेंसी में V की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, जो कि हर्ट्ज में है। तो पहले आप नैनोमीटर को 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट करोगे और फिर आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे। अब देखियो कैसे किया हमने, हमें उसने क्या दे रखा है, V इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा, C होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 × 10⁸ है, डिवाइडेड बाय देखिए लैम्डा जो कि कितनी है 400 × 10⁻⁹ मीटर है। अब देखिए 400 नैनोमीटर फ्रॉम वॉयलेट था, 400 नैनोमीटर वॉयलेट की है, तो नैनोमीटर को मीटर में करेंगे 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी जो वेवलेंथ हो जाएगी मीटर में वो क्या होगी 400 × 10⁻⁹ मीटर। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारा आंसर जो आएगा वो किस में आ जाएगा, हर्ट्ज में आ जाएगा, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखिए, अब आगे देखिए,
ये तो हमने किसकी निकाल ली, वॉयलेट की निकाल ली। अब रेड की भी उसने हमें दे रखी है 750 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 9 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और उसे मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से मेरी जो वी आएगी वो कितनी आएगी, 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है। द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, उसका फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करो। तो द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम 4 इंटू 10 की पावर 14 टू 7.5 इंटू 10 की पावर 14, जो कि हमारा आंसर है हर्ट्ज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ की टर्म में उसने कहा 400 से लेकर 750 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी की टर्म में हमने आंसर निकल कहा 4 इंटू 10 की पावर 14 इंटू 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज में। ठीक है, आगे देखिए। अब आती है प्रॉब्लम 2.5। क्या कहता है, कैलकुलेट कीजिए वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता था, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा होता था, है ना। क्या निकालना है हमें इसका, एक तो वेव नंबर निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है येलो रेडिएशन का, जिसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है हमें, 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग, 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग की है। आर्मस्ट्रॉन्ग को पहले आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -8 से मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर आप आर्मस्ट्रॉन्ग को डायरेक्टली मीटर में करना चाहते हो तो 10 की पावर -10 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया, इसको 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये किस में आ गया, मीटर्स में आ गया। अब वेव नंबर क्या होता है, 1 बाय लैम्डा होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, हमारे पास लैम्डा हमने मीटर में निकाल ली, तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1.724 इंटू 10 की पावर 4 पर सेंटीमीटर। मीटर में आया था, हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है, उसने बोला भी फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो आपको पता है C इज इक्वल्स टू V इंटू लैम्डा होता है, लैम्डा निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो C को लैम्डा से डिवाइड कर दो। C क्या होता है, हमारी लाइट की वेलोसिटी, जो कि कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय जो हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमने मीटर में अभी कन्वर्ट किया था, 5800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो जब यहाँ से मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली, ये मेरी आएगी 5.172 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब फटाफट से पहले इन 3 क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे, फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स। हमने अभी पढ़ा था वेव नेचर, अब देखते हैं पार्टिकल नेचर। क्या टॉपिक है, देखिए 1 सेकेंड, क्या टॉपिक है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम देखेंगे पार्टिकल नेचर। अभी तक हमने वेव नेचर देखा था और वहां से हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, C इज इक्वल्स टू V इंटू लैम्डा। यहाँ देखिए पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम एक थ्योरी को स्टडी करेंगे जो कि पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है, दैट इज प्लैंक्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आइए देखिए, सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस, ये फिजिक्स के अंदर आप देखने को मिलता है, कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो कुछ फिनोमिना है ना, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। हाउएवर, following are some of the observations which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory of the 19th century known as classical physics। वो कहता है लेकिन कई ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो क्लासिकल फिजिक्स भी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि the nature of emission of radiation from hot bodies, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, यानी कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होता है वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन नहीं एक्सप्लेन कर पाया, वेव नेचर। थर्ड चीज, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो इसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और वो किससे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कंपेयर करते हुए वो लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। These phenomena indicate that the system can take energy only in discrete amount, छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ही वो एनर्जी को लेता है सिस्टम। All possible energies cannot be taken up or radiated, एकदम से सारी एनर्जी को लेकर रेडिएट नहीं किया जाता, डिस्क्रीट फॉर्म में छोटे पार्टिकल्स, छोटे पैकेट की फॉर्म में लिया जाता है। It is not worthy, ये देखा जाता है, ध्यान से देखिए, that false concrete explanation for the phenomena of black radiation, black body radiation mentioned above was given by Max Planck। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में मैक्स प्लैंक ने दिया था 1900 में। Let us first try to understand this phenomena which is given below। सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने वाले हैं। आइए देखिए, हॉट ऑब्जेक्ट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो रेडिएशंस एमिट करते हैं, बहुत ज्यादा रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब बहुत ज्यादा वेवलेंथ की रेंज पे वो क्या करते हैं, रेडिएशंस एमिट करते हैं। कौन, हॉट ऑब्जेक्ट्स। एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, एन एप्रिशिएबल पोर्शन ऑफ रेडिएशन इज इन विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा जाता है तो विजिबल रीजन में भी हम रेडिएशंस को देख सकते हैं।
एज द टेम्परेचर इज रेज्ड, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो ब्लू लाइट देखने को मिलेगी आपको, ब्लू लाइट इज जनरेटेड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड इन अ फर्नेस, जब हम आयरन रॉड को ना मतलब भट्टी में जलाते हैं तो क्या देखा जाता है, इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड, सबसे पहले वो डल रेड कलर में चेंज होता है क्योंकि अभी टेम्परेचर थोड़ा कम है। एकदम से वो टेम्परेचर बढ़ जाता है और आप देखोगे it turns to dull red and then progressively becomes more and more red, और एकदम से बहुत ज्यादा रेड 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 होने लग जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। as this is heated further, जैसे जैसे आप उसे और हीट करते हैं, the radiation emitted becomes white, रेडिएशन एकदम से व्हाइट हो जाती है। पहले रेड था, डल रेड था, थोड़ा टेम्परेचर था, जैसे जैसे भट्टी में रखा हुआ टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, वो रेड कलर डल रेड कलर डार्क रेड में कन्वर्ट होता है फर्दर, और हीट करने पर वो व्हाइट कलर में हो जाता है एंड देन बिकम्स ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, और बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पर वो ब्लू कलर का हो जाता है। दिस मीन्स दैट रेड रेडिएशन इज द मोस्ट इंटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेड रेडिएशन हमें देखने को मिलती है एंड ब्लू रेडिएशन इज मोर इंटेंस एट अनदर टेम्परेचर, और एक बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है ब्लू वाली रेडिएशन अनदर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। This means that intensity of radiation of different wavelength emitted by hot body depend upon its temperature, मतलब कि जो रेडिएशन एमिट हो रही है, जो रेड हमें कलर देखने को मिल रहा है, ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, ये विजिबल रीजन वाले कलर ही हैं, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। By late 1850s it was known that objects made of different material and kept at different temperature emit different amount of radiation, वो कहता है 1850s के टाइम में हमें पता चल गया था डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट कलर ऑफ लाइट और डिफरेंट कलर ऑफ वेवलेंथ रेडिएट करते हैं, एमिट करते हैं। Also, when the surface of object is irradiated with light, जब हम जो surface है ऑब्जेक्ट का उसको irradiate करवाते हैं लाइट के साथ, a part of radiant energy is generally reflected as such, a part is absorbed and a part is transmitted। क्या होता है जब आप कोई लाइट एकदम से किसी चीज पे फॉल करती है तो या तो एमिट हो जाएगी मतलब बाहर निकल जाएगी, या वो क्या हो जाएगी ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है, या वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। द रीजन फॉर द इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन, जो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, पूरी तरह एब्जॉर्ब क्यों नहीं होती, क्यों एमिट हो जाती है, क्यों सारी एब्जॉर्ब नहीं होती, वो कहते हैं इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन का यही रीजन है इज दैट ordinary objects are as rule imperfect absorbers, क्योंकि जो ordinary objects होते हैं वो imperfect absorber का काम करते हैं। An ideal body, अब ये ध्यान से सुनिएगा, an ideal body which emits, एक ऐसी बॉडी जो emit करती है and absorb radiation of all frequencies uniformly, मतलब equally वो emit भी कर रही है और absorb भी कर रही है, ठीक है, इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है। और जो रेडिएशन एमिट होती है डियर स्टूडेंट्स उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी होती है जो एमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है एक पर्टिकुलर रेडिएशंस को ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इक्वली यूनिफॉर्मली, और जो रेडिएशंस वहां से एमिट होती है उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहा जाता है। इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट, वो कहते हैं प्रैक्टिस में आसपास देखा जाए तो ऐसी कोई बॉडी है नहीं, लेकिन कार्बन ब्लैक अप्रोक्सीमेट्स फेयरली क्लोजली टू ब्लैक बॉडी, जो कार्बन ब्लैक है वो एग्जैक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारी है, ब्लैक बॉडी से वो सिमिलर है, ठीक है। आगे देखिए, अ गुड फिजिकल अप्रोक्सीमेशन टू अ ब्लैक बॉडी इज अ कैविटी विद अ टाइनी होल, जैसे कैविटी और उसमें टाइनी होल है तो वो भी एक एग्जांपल है, विच हैज नो फर्दर ओपनिंग, और कोई ओपनिंग नहीं है तो वो भी ब्लैक बॉडी का काम कर रहा है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना रीड करेंगे, फिर हम आगे क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले आप इसको क्या करेंगे रीड करेंगे डियर स्टूडेंट्स आराम से, ठीक है। सो यस स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करती हूँ भी इन प्रैक्टिस, अगर मैं एक बार इस लाइन को दोबारा से रीड कर रही हूँ भी, अभी मैंने आपको बताया ब्लैक बॉडी होती क्या है, ठीक है। ब्लैक बॉडी क्या होती है, बेसिकली एक ऐसी सब्सटेंस जो एमिट भी कर सकता है जो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, राइट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होगी, जो मतलब जो रेडिएशन उससे एमिट होती है, राइट। अब देखिए, इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट, ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन कार्बन ब्लैक अप्रोक्सीमेट्स फेयरली क्लोजली टू ब्लैक बॉडी, जो कार्बन ब्लैक है वो अप्रोक्सीमेटली ब्लैक बॉडी जैसी ही है। अब अ गुड फिजिकल अप्रोक्सीमेशन टू अ ब्लैक बॉडी इज अ कैविटी विद टाइनी होल, एक एग्जांपल वो दे रहा है, अभी मान लो एक कैविटी है और उसमें एक छोटा सा होल है विच हैज नो अदर ओपनिंग, जिसकी कोई और ओपनिंग नहीं है, ठीक है, तो वो भी इसका एक काम करेगी। द रे एंटरिंग द होल विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द कैविटी वॉल्स, अब मान लो कोई रे है उस ऐसे इसमें मतलब होल में एंटर कर रहा है, ठीक है,
तो विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द कैविटी वॉल्स, वो उसके कैविटी वॉल से वो रेस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, एंड विल बी इवेंचुअली एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स, तो वॉल्स उसे एब्जॉर्ब भी करेगी और वॉल्स उस रेडिएशंस को फर्दर क्या करेगी, एमिट भी करेंगी। तो ऐसा एक परफेक्ट रेडिएटर और एक परफेक्ट एब्जॉर्बर जो है वो क्या कहलाता है, एक ब्लैक बॉडी कहलाता है। तो देखो A black body is also a perfect radiator, हम कह सकते हैं ब्लैक बॉडी क्या है, एक परफेक्ट रेडिएटर है रेडिएंट एनर्जी का। आप सबको एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, अगर आप सब इसे इन डिटेल स्टडी करना चाहते हो तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बना रखी है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट भी कर सकते हैं, उसे स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर फर्दर इधर आ सकते हैं। तो वो ग्रीन बोर्ड्स पे मैंने आपको उसे एक्सप्लेन किया है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग लाइन टू लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वहां से भी आप इसे स्टडी कर सकते हो। फिर आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जरूर रीड करना। आगे देखिए, Furthermore, a black body is in thermal equilibrium with its surrounding. वो कहता है जो ब्लैक बॉडी होता है ना, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है अपनी सराउंडिंग्स के साथ। It radiates same amount of energy per unit area as it absorbs from its surrounding in any given time. जितना वो एब्जॉर्ब करता है उतना ही वो क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, उतना ही वो रेडिएट करता है। रेडिएट मतलब रेडिएशंस एमिट करना, तो जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो रेडिएट करेगा। तो देखिए, इट रेडिएट्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, आसपास की सराउंडिंग से जितना वो एब्जॉर्ब करता है उतना ही वो एमिट कर देता है, रेडिएट कर देता है। आगे देखिए, द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड, कितनी लाइट एमिट हो रही है फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। अभी बता के हटी हूं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तभी हमें रेड और ब्लू कलर देखने को मिला। जब टेम्परेचर कम था तो रेड कलर था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वो डल रेड कलर से डार्क रेड हुआ, डार्क रेड से व्हाइट हुआ, फिर व्हाइट से इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। तो सारा का सारा खेल टेम्परेचर पर है, सारी रेडिएशन की जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। आगे देखिए, एट ए गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, भी कितनी एमिट हो रही है, इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, समझ पा रहे हैं उसको, और वो एक मैक्सिमम मतलब उस तक पहुंच जाता है, वैल्यू तक पहुंच जाता है गिवन वेवलेंथ का, और फिर फर्दर एकदम से वो डिक्रीज लग जाता है। As shown in the figure 2.8, फिगर 2.8 में आप देखोगे क्या होता है, ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ का आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखोगे भी जैसे जैसे इंक्रीज होता है, इंक्रीज होती है वेवलेंथ, फिर एक टाइम आता है वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो डिफरेंट टाइम T1 और T2 पे हमें ये ग्राफ दिखाया है उन्होंने। आगे देखिए, ऑल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो कर्व है उसका मैक्सिमा भी शिफ्ट हो जाता है। देखिए, जो T2 है उसकी कर्व थोड़ी बड़ी आपको देखने को मिल रही है ग्राफ में, T1 की कर्व छोटी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जैसे राइज कर रहा है तो जो कर्व का मैक्सिमा है वो भी क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है अपवर्ड्स। Several attempts were made to predict the intensity of radiation as a function of wavelength, और भी बहुत ज्यादा attempts हुए जिसमें हमने रेडिएशन और वेवलेंथ के बारे में देखा। But the results of above experiment could not explained satisfactorily on the basis of wave theory of light. लेकिन ये जो results थे इन्होंने हमें बेसिकली क्या एक्सप्लेन नहीं किया, एक satisfactory result नहीं दिया वेव थ्योरी के बारे में, satisfaction नहीं दी भी वेव थ्योरी लाइट की ये होती है। आगे देखिए, मैक्स प्लैंक arrived at a satisfactory relationship। अब मैक्स प्लैंक ने क्या किया, एक satisfactory, perfect, एक मतलब with equations, with perfect reason उन्होंने क्या किया, इसे एक्सप्लेन किया by making an assumption, इन्होंने एक assumption दी that absorption and emission of radiation arises from oscillator। वो कहता है भी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना और रेडिएट करना, ये उन्होंने एज्यूम करा भी कहां से राइज करते हैं, ऑसिलेटर से राइज करते हैं, यानी कि एटम्स इन द वॉल ऑफ ब्लैक बॉडी, भी ब्लैक बॉडी के एटम से ये चीजें राइज करती है, भी वो एमिट भी कर सकता है और वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, वो दोनों ये क्वालिटी क्या करता है, पोजेस करता है। आगे देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, अब उसने बोला ना भी ये सब ऑसिलेटर से राइज करता है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है इज चेंज्ड बाय इंटरैक्शन विद ऑसिलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ऑसिलेटर के साथ इंटरैक्शन होता है तो ये फ्रीक्वेंसी भी हम चेंज कर सकते हैं। प्लैंक एज्यूम दैट रेडिएशन कुड बी सब डिवाइडेड, अब रेडिएशंस को उसने फर्दर डिवाइड करना शुरू कर दिया। किसमें डिवाइड किया, इनटू डीप चंक्स ऑफ एनर्जी, छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में उसने डिवाइड कर दिया। ही सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुड एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज। इन्होंने बोला भी कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो एनर्जी को एमिट करना मतलब रिलीज करना, एब्जॉर्ब करना मतलब इनगल्फ करना। एमिट और एब्जॉर्ब दोनों काम कब करेगा, छोटे डिस्क्रीट क्वांटिटीज में ही करेगा एनर्जी, और एनर्जी को एब्जॉर्ब और एमिट बहुत छोटे पार्टिकल्स में डिस्क्रीट फॉर्म में करेगा। एंड
नॉट इन कॉन्टिन्यूस मैनर। कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं करेगा भी एक ही दम से उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी है, एक ही दम से उसने एनर्जी एमिट कर दी, नहीं, धीरे 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 वो करेगा एमिट, धीरे 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 वो एब्जॉर्ब करेगा। आगे देखिए, He gave the name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted। उसने बोला ना भी छोटे छोटे फॉर्म में वो उसको एमिट एब्जॉर्ब करेगा, तो सबसे छोटी जो फॉर्म होती है वो होती है क्वांटम। क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, सबसे कम क्वांटिटी एनर्जी की होती है जिसको एमिट किया जा सकता है, जिसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में ही वो एमिट होगी, उसी की फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होगी। The energy E of quantum of radiation is proportional to its frequency V। जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी V के प्रोपोर्शनल होती है, जो कि हमें एक इक्वेशन E is equals to h mu से डिनोट होता है, जहां पर E जो है वो हमारी एनर्जी है, H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, और जो V हमारे यहाँ पे है ये फ्रीक्वेंसी है। द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट H जो कि क्या कहलाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, स्टूडेंट्स वैल्यू बहुत पूछी जाती है, कई पेपर में कई क्वेश्चंस में दे रखी होगी लेकिन कईयों में नहीं दे रखी होगी, तो इसको याद कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.626 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। आगे देखिए, With this theory, इस थ्योरी के साथ Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiation from the black body as a function of frequency or wavelength at different temperature। Planck ने ये explain किया हमें रेडिएशन का टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पर एमिशन और एब्जॉर्प्शन के साथ क्या रिलेशनशिप है। आगे देखिए, क्वांटाइजेशन हैज बीन कंपेयर्ड टू स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस। अब हम क्वांटाइजेशन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अ पर्सन कैन स्टैंड ऑन एनी स्टेप एट अ स्टेयरकेस। मान लो स्टेयरकेस है, उस पे हर स्टेयरकेस पे कहीं ना कहीं पे पर्सन खड़ा है, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम और हर टू स्टैंड इन बिटवीन द स्टेप्स। वो बिटवीन द स्टेप्स तो नहीं खड़ा हो सकता ना, एक सीढ़ी पे खड़ा होगा, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, ऐसा नहीं ना दूसरी और तीसरी के बीच में कहीं खड़ा हो जाएगा, नहीं, बिटवीन द स्टेप्स तो नहीं खड़ा होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर स्टेप्स पर खड़ा होगा। द एनर्जी कैन टेक any one of the values from the following set but cannot take on the values between them। अब एनर्जी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है, या तो एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, या एनर्जी की वैल्यू h mu होगी, या एनर्जी की वैल्यू 2h mu होगी, या एनर्जी की वैल्यू 3, 4, 5 ऐसे होगी, लेकिन वो 0 से 2 के बीच में लाई नहीं करेगा, या 2 से 3 के बीच में लाई नहीं करेगा, या तो वो 0 होगा, या तो वो 2h mu होगा, या तो वो 2h mu होगा, या तो वो 3h mu होगा, लेकिन इन बिटवीन लाइन नहीं करेगा। आगे देखिए, आगे देखिए, ये इक्विपमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब कोई सर्टेन वेवलेंथ जो है वो किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है और वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, फिर उस इलेक्ट्रॉन को हम डिटेक्ट करते हैं। सो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली। आगे देखते हैं, इन्होंने मैक्स प्लैंक के बारे में बताया। अब हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको डायग्राम से मैंने कुछ कुछ तो बताया, अब देखो वो यहाँ क्या कहता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1887 के अंदर एच हर्ट्ज परफॉर्म्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट बन जाए, बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इन विच इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड, जहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, व्हेन सर्टेन मेटल्स, ठीक है, जैसे कुछ मेटल जैसे कि पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। कोई रेडिएशन आई, उसने एक मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया और वहां से क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। सो दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं व्हेन सर्टेन मेटल्स जैसे कि पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम वर एक्सपोज्ड टू अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, और वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो यहां से क्या हमने मतलब क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट से। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। जैसे ही बीम ऑफ लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होंगे, साथ के साथ। दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही स्ट्राइक किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया। आगे देखिए, the number of electrons ejected is proportional to intensity or brightness of light। कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स के, कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए आपसे कोई पूछे तो वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे या ब्राइटनेस पे। इंटेंसिटी होती है कितनी ब्राइटनेस है, तो वो उसकी ब्राइटनेस पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है भी कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। फॉर ईच मेटल, हर मेटल के लिए देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हर मेटल के पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी V नॉट होती है, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Below which photoelectric effect is not observed। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे बिल्कुल भी कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। आगे देखिए, एट अ फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जब हमारी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू किससे ज्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ना तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट पार्टिकल्स की बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखिए, all the above results could not be explained on the basis of law of classical physics। क्लासिकल फिजिक्स के बेसिस पर हम सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बाद में देखा जाए तो एनर्जी कंटेंट ऑफ बीम ऑफ लाइट भी, कितना जो है लाइट उस पर गिर रही है वो किस पे डिपेंड करती है, उस लाइट की ब्राइटनेस पे। एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, उस लाइट की ब्राइटनेस पे। इन अदर वर्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड भी, कितने इजेक्ट हो रहे हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम भी, काइनेटिक एनर्जी की जो उनके साथ एसोसिएशन है, शुड डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस। तो वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट though the number of electrons ejected does depend upon the brightness, the kinetic energy ejected electrons does not। लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, रेड लाइट है जिसकी कुछ ब्राइटनेस है, ठीक है, may shine on a piece of potassium metal for hours, ठीक है, बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। वो कहता है भी वो इतना ब्राइट शाइन करती है लेकिन उसमें से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करते। बट एज सुन एज अ वेरी वीक येलो लाइट, लेकिन अगर येलो लाइट की बात करें, वो शाइन करती है पोटेशियम मेटल पे, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो होता है। उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पोटेशियम मेटल की उसने दे दी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। मतलब जब रेड लाइट थी तो उसमें से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हुए, लेकिन व्हाइट लाइट के केस में हो गए। सो ऐसा नहीं है भी ब्राइटनेस पे प्रॉपर्ली डिपेंड कर रही है। आइंस्टाइन वाज एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। आइंस्टाइन ने क्या किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको क्या करना है, रीड करना है जितना मैंने अभी तक रीड किया है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो यस, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसको रीड कर लीजिए। सो शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट ऑन टू अ मेटल सरफेस, किसी एक मेटल सरफेस पे जब हम बीम ऑफ लाइट को शाइन करवाते हैं, मतलब उस पर फॉल ऑफ करवाते हैं, बी viewed as shooting a beam of particles। इसका मतलब क्या है, फोटॉन्स को भी क्या करवाते हैं, उसके ऊपर मतलब गिरवाते हैं। जैसे कि हमने बोला भी कोई भी एक मेटल है उसके ऊपर हम जो है वो वेव को, किसी भी रेडिएशन को क्या करवाते हैं, एक फॉल ऑफ करवाते हैं। तो फोटॉन्स को जब हम फॉल ऑफ कराते हैं, व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ मेटल, मेटल की किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन पे वो स्ट्राइक करता है फोटोन, तो वो अपनी एनर्जी जो है वो इंस्टेंटेनियसली उस इलेक्ट्रॉन को भेज देता है उस कोलिजन के टाइम पर, और फिर वो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड विदाउट एनी टाइम लैग और डिले, और बिना किसी टाइम लैग और डिले के वो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाता है। ग्रेटर द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटोन, ग्रेटर विल बी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। जितनी एनर्जी एक फोटोन पोजेस करता है उतनी ज्यादा ही एनर्जी ट्रांसफर होती है एक इलेक्ट्रॉन से, एंड ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और उतनी ही फास्ट वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, उतनी ही ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। मैंने क्या बोला, जो फोटोन हम फेंक रहे हैं उस मेटल पे, उसकी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, उतनी ही फास्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजेक्ट आउट होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो रेडिएशन गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का। भी जितनी ज्यादा आप कहो भी उस जो एक मैं कह रही हूँ एक रेज गिर रही है मेटल पे, जितनी ज्यादा एनर्जी उसकी होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हिट होगी और उतनी ही ज्यादा तेजी से वो जाएगा। Since the striking photon has energy equal to h nu, अब जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, फोटोन जो उस मेटल पे से स्ट्राइक कर रहा है, इसकी एनर्जी h nu है, then minimum energy to require the eject electron। अभी क्वेश्चन में पेपर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन होता है भी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, भी आपको कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, और उसे h nu नॉट कहा जाता है। ठीक है, और वर्क फंक्शन देखो मैंने क्या बोला, फंक्शन के इक्वल w नॉट इक्वल हो जाएगा h nu नॉट के इक्वल हो जाएगा। देन द डिफरेंस इन एनर्जी, अब डिफरेंस इन एनर्जी क्या हो जाएगा, पहले कितनी थी h nu, बाद में कितनी h nu नॉट हुई। ठीक है, इज ट्रांसफर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए, फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, अगर अब हम एनर्जी प्रिंसिपल लगाते हैं, The kinetic energy of ejected electron is given by the equation। काइनेटिक एनर्जी कैसे हम दे सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या हो जाएगी, h nu
इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर। एम ई होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी होता है वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, कितने स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। लास्टली तो ये फॉर्मूला बहुत याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नीचे क्वेश्चन आएंगे भी, वो भी हम देखेंगे। लास्टली अ मोर इंटेंस बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स। वो कहता है अगर बहुत ज्यादा इंटेंस बीम ऑफ लाइट है तो उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट है। कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज ऑल्सो लार्जर, और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं वो भी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट इन एक्सपेरिमेंट। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करते हैं इन विच अ बीम ऑफ वीकर इंटेंसिटी इज एम्प्लॉयड। एक आपने वीक इंटेंसिटी वाली लाइट दी तो कम इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ज्यादा वाली दोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्या था, ये था हमारा पार्टिकल नेचर। उससे पहले मैंने देखा उसको कंबाइन करके उसने ड्यूअल बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है। सो नेक्स्ट टॉपिक से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आज का वीडियो लेक्चर जो है वो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, बहुत अच्छा लगा है डियर स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, शेयर करिए वीडियो को जितना कर सकते हैं, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर, और उसके साथ डियर स्टूडेंट्स बेल आइकन भी मिलेगी, बेल आइकन प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगी। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड